जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज वीडियो में बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की। और ये वीडियो नंबर 22 रहने वाली है। 21 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि एग्जाम में ताबूत में अंतिम तीर की तरह साबित होंगी ये सभी वीडियो। जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ हर वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बोसिंग सोडा के एक सूत्र इकाई में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं। तो सबसे हम बात करते हैं 0.5 की। तो ये किस में उपस्थित होते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 1/2H2O। जल के 1/2 या 0.5 अणु किस में उपस्थित होते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस में। अब मैं बात करूँ 5 की। 5 जल के अणु किस में उपस्थित होते हैं? तो नीला तोता। नीला तोता को क्या कहते हैं? कॉपर सल्फेट 5H2O। कॉपर सल्फेट 5H2O किस में उपस्थित होते हैं? 5 जल के अणु नीला तोता में। अब मैं बात करूं तो 2 जल के अणु किस में उपस्थित होते हैं? तो वो होते हैं जिप्सम में। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट 2H2O। ये होता है जिप्सम का फॉर्मूला। इसमें जल के अणु कितने उपस्थित होते हैं? 2। अब मैं बात करूं 10 जल के अणु किस में उपस्थित होते हैं? तो वो होते हैं वॉशिंग सोडा में। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 10H2O। इनको आपको याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जल के अणु कितने उपस्थित होते हैं या उनका नाम भी पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है? तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 280 की है। आर्टिकल 280 इसमें क्या है? वित्त आयोग। 280 में क्या है? वित्त आयोग। वित्त आयोग का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? 280 में। अब मैं बात करूँ 239 में। 239 में क्या है? तो यूटीज यहाँ इसको कहते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? 239। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब मैं बात करूँ आर्टिकल नंबर 224। आर्टिकल नंबर 224 क्या कहता है? आर्टिकल 224 में है हाई कोर्ट में कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। हाई कोर्ट में कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति, आर्टिकल नंबर 224। आर्टिकल 214 में क्या है? प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। आर्टिकल 214 क्या है? प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? तो बहुत से लोग ब्रह्म समाज की नाम सुनते ही राजा राम राय को टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। पर क्वेश्चन में ब्रह्म समाज के बारे में नहीं पूछा है, आदि ब्रह्म समाज के बारे में पूछा है। तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और यदि ब्रह्म समाज की पूछे तो राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। तो राजा राममोहन राय। अब अगर भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना पूछे, अगर आदि की जगह भारतीय लगा होता है, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो केशव चंद्र सेन हमारा राइट आंसर होता। आदि पूछ रहा है तो देवेंद्रनाथ टैगोर, और सिर्फ कुछ नहीं पूछता ब्रह्म समाज पूछता तो राजा राममोहन राय। तो हमारा राइट आंसर होगा इस टाइम ऑप्शन नंबर टी, देवेंद्रनाथ टैगोर। आत्माराम पांडुरंग ने किसकी स्थापना की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क में कितने देश शामिल हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं सार्क की। सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कभी। तो सार्क की फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। ये सार्क की फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना कब होती है? तो सार्क की स्थापना होती है 8 दिसंबर 1885 को सार्क की स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है या मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नेपाल में। नेपाल काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। और इसमें कितने देश शामिल हैं? तो टोटल 8 देश शामिल हैं इसमें सार्क में। और कौन कौन से हैं? भारत के सभी पड़ोसी देश शामिल हैं इसमें। भारत के पड़ोसी देश, भारत के सभी पड़ोसी देश शामिल हैं, सिवाय चीन को छोड़ के। चीन और म्यांमार को छोड़ के, चीन और म्यांमार को छोड़ के सभी देश शामिल हैं। जैसे मैं बात करूं कौन कौन से देश शामिल हैं, तो मैप से बता सकता हूं आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे पाकिस्तान शामिल है इसमें, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। और यहाँ पे हो जाएगा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश हो जाएगा।
यहाँ पे श्रीलंका, मालदीव और भारत, ये कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 देश शामिल हो गए इसमें। तो ये 8 देश इसमें शामिल है, तो राइट आंसर हमारा 8 होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन कभी सार्क से संबंधित। बिम्स्टेक के बारे में मैंने आपको मॉक टेस्ट नंबर 21 में कराया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान में किसने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? तो सबसे पहले बात करते हैं मुंबई के ग्वालियर टैंक। अब इसका नाम चेंज कर दिया है, नाम क्या है? तो क्रांति मैदान है अब इसका नाम। क्या? क्रांति मैदान। अब इसका नाम क्रांति मैदान है। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? आप जानते होंगे 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और इस समय राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? तो अरुणा आसफ अली के द्वारा इसे राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? तो आप जानते होंगे 1924 का बेलगाम अधिवेशन। अब मैं बात करूँ सरोजिनी नायडू की। सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्षता कब करती है कांग्रेस की? 1925 के कानपुर अधिवेशन, आपको याद होगा 1925 का कानपुर अधिवेशन। पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन बनती है? सरोजिनी नायडू। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसको आप याद करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और किस किस राज्य से होकर गुजरती है? तो सबसे पहले हम बात करें मैप पे, तो सबसे पहले गुजरेगी गुजरात से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब आप देख लेना कि किससे होकर नहीं गुजरती, आपको इसे याद कर लेना है। और एक इसकी ट्रिक भी होती है, मित्र पर गमचा चार। मित्र पर गमचा चार है मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ऐसे कुछ इसकी ट्रिक होती है। पर हम ट्रिक से याद नहीं करेंगे, कभी कभी एग्जाम पूछा जाता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर इसका क्रम बताइए, या पूर्व से पश्चिम की ओर इसका क्रम बताइए, तो उस समय ट्रिक लागू नहीं होती है। तो हमें इसे ऐसे याद करना है मैप से। सबसे पहले हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम सॉरी, सबसे पूर्वी राज्य हो जाएगा मिजोरम, और सबसे पश्चिमी राज्य हो जाएगा गुजरात। और ये यूपी से होकर नहीं गुजरती है। एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इसका राइट आंसर यूपी ही होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वत सीढ़ी के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो इसके बीच स्थित है मालवा का पठार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। कैसे, मैं इसको बताता हूँ आपसे मैप से ही। तो अरावली पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? यह गुजरात से दिल्ली तक अरावली पर्वतमाला हो जाएगी, और जहाँ पर हो जाएगी विंध्याचल पर्वत। तो बारे में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो भारत को 2 भागों में बांटती है? इनके भारत को उत्तरी में और भारत को दक्षिणी में कौन बांटती है? विंध्याचल पर्वत। तो इसके बीच में कौन सा है? मालवा का पठार, जहाँ पे मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ पे हो जाएगा मालवा का पठार। तो ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर होगा, मालवा का पठार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? बेलिस्की के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। डलहौजी ने क्या किया था? डलहौजी ने डाक और रेलवे का जनक किसको जाना माना जाता है? डलहौजी को। करजन के समय क्या हुआ था? तो बंगाल विभाजन करजन के समय हुआ था। एग्जाम में पूछा जाता है बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? करजन के समय हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो बेरिस्की के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। डलहौजी के समय क्या हुआ था? तो डलहौजी को रेलवे और डाक सेवा का जनक माना जाता है। तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? बेलेस्की के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक छोटा सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का कोड नाम क्या था? तो सबसे पहले बात करते हैं हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था। तो आप जानते होंगे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में, 1945 में। और इसकी डेट भी पूछी जाती है, 6 अगस्त 1945 में। 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा पर यूएसए के द्वारा, और हिरोशिमा कहाँ पर है? जापान में। यूएसए के द्वारा जापान में, जापान की हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। इसका कोड नाम था लिटिल बॉय। 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय के नाम से, लिटिल बॉय कोड नेम के नाम से यूएसए के द्वारा जापान पर
परमाणु बम गिराया गया था? जापान में, जापान के हिरोशिमा पर। अब मैं बात करूँ नागासाकी पर। इसके 3 दिन बाद, यानी कि 9 अगस्त, 1945 को ही, 9 अगस्त 1945 को, और नागासाकी पर यूएसए के द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। उसका नाम क्या था? फैटमैन। फैटमैन के नाम से गिराया गया था। पहला कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय, और दूसरा फैटमैन के नाम से। तो राइट आंसर होगा, हिरोशिमा पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय के नाम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सबसे बड़ा मठ तवांग मठ किस राज्य में स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा मठ कौन सा है? तवांग मठ। एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा मठ कौन सा है? तवांग मठ। और किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किसने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था? तो सबसे पहले बात करें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? तो ये 1878 में आया था। 1878 में आया था। और किसके समय आया था? तो लिटन के समय आया था। लिटन के समय आया था। ये लिटन के समय आया था। और इसको निरस्त किसने किया? तो 1881 में। इसके 3 साल बाद 1881 में रिपन ने इसको निरस्त कर दिया था। ऑप्शन में राइट आंसर हो जाएगा, किसने निरस्त किया था? रिपन ने, 1881 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब मुझे पूछा जाता है ये क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2025 की विषय वस्तु, या इसको कहते हैं थीम। थीम क्या है? तो सबसे पहले बात करें डेंगू दिवस। राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब बनाया जाता है? 16 मई को। एक वीडियो में आपको टोटली डे पर करा दूंगा, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन तो 100% पूछा ही जाता है कि दिवस से गए, यह दिवस कब बनाई जाती है और इसकी थीम क्या है। ये क्वेश्चन 100% एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो डेंगू दिवस कब बनाया जाता है? राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को। और इसकी थीम क्या थी? 2025 में थीम क्या थी? तो थीम थी जल्दी कार्रवाई करें, डेंगू रोकें और स्वच्छ वातावरण स्वच्छ जीवन। ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा, 16 मई को डेंगू डे बनाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारत का स्थान कौन सा है? तो सबसे पहले बात करें वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 की। 2024 में भारत की रैंक कौन सी आती है? 39वें नंबर की। और 2025 का भी ये सूचकांक आ चुका है। 2025 में भारत की रैंक कौन सी है? 40वें नंबर की। कभी कभी एग्जाम में 2025 की ना पूछ के 2024 की पूछ ली जाती है, इसलिए मैं 2024 का भी लाया था, 2025 का भी मैंने आपके लिए बता दिया। 2025 में कौन सी रैंक है वैश्विक नवाचार सूचकांक में? 40वें नंबर की। और 2024 में कौन से नंबर की रैंक थी? 39वें नंबर की। अब मैं बात करूँ 96वीं रैंक भारत की कौन से इंडेक्स में है? तो करप्शन इंडेक्स में हो जाएगी 96 नंबर की। और 130वीं रैंक कौन सी है? एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आएगा। 130वीं रैंक कौन सी है? मानव विकास सूचकांक की। मानव विकास सूचकांक में कौन सी रैंक है? 130वें नंबर की रैंक। और ये दोनों 2025 की रैंक है। 2025 में करप्शन इंडेक्स में 96वीं रैंक और मानव विकास सूचकांक में 130वीं रैंक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर है जो इंटरनेट पर एक वेबसाइट को होस्ट करता है? एक वेबसाइट को होस्ट कौन करता है? वेब सर्वर। ऑप्शन वन भी राइट आंसर हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है, वेबसाइट को होस्ट कौन करता है? वेब सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 1761 में हुआ था? 1761 में कौन सा युद्ध हुआ था? सबसे पहले बात करें बक्सर के युद्ध की। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। और किस किस के मध्य होता है? तो आप जानते होंगे हेक्टर मुनरो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, और मीर कासिम और सिराजुद्दौला के मध्य होता है। और मीर कासिम इसमें सिराजुद्दौला को धोखा दे देता है। और पांडीवास का युद्ध कब होता है? पांडीवास का युद्ध होता है 1760 में। पांडीवास का युद्ध होता है। पानीपत का तृतीय युद्ध कब होता है? तो ये होता है 1761 में। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में होता है। किस किस के मध्य होता है? तो ये होता है मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दावली। मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दावली के मध्य होता है। अहमद शाह अब्दावली के मध्य। अब मैं बात करूं पानीपत के द्वितीय युद्ध की। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब होता है? 5 नवंबर 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। और किस किस के मध्य होता है? तो ये होता है अकबर, मुगल सम्राट होता है अकबर वर्सेस हेमू के मध्य। अकबर वर्सेस हेमू के मध्य होता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो 1761 में कौन सा युद्ध होता है? पानीपत का तृतीय युद्ध। और किस किस के मध्य होता है? मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दावली के मध्य। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा बताई न्यायिक और आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? तो राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियों का उपयोग किसकी सलाह पर कर सकते हैं? मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल नंबर 352 से लेके आर्टिकल 360 तक आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख है। 352 में क्या है? तो 352 हो जाएगा राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात 352 में हो जाएगा। और 356 में क्या होगा? राष्ट्रपति शासन। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगता है। 360 में क्या होगा? वित्तीय शासन, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में एक भी बार नहीं लगाया। तुम्हारा राइट आंसर होगा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO यानी कि जिसको कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आप जानते होंगे जिनेवा स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। अब मैं बात करूं वियना ऑस्ट्रेलिया में किसका मुख्यालय है? तो नाटो का। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? वियना ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया में। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? वियना में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में है, तो इसमें कितने सदस्य होते हैं? आप जानते होंगे 5 स्थायी सदस्य होते हैं इसके, और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। और 10 अस्थायी सदस्य 2 साल के लिए चुने जाते हैं, और 5 स्थायी सदस्य होते हैं इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्टीन का पूर्ण नाम क्या होता है? तो फोर्टीन का पूर्ण नाम क्या होता है? फोर्टीन का पूर्ण नाम होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका पूर्ण नाम होता है। तो ये थे 21 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक छोटा सब्सक्राइब हमें नेक्स्ट पार्ट लाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है इसका नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एक कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी।